अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक सेम चल रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आज हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे सबसे पहले फर्मेंटेशन की और दूसरा हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे रेस्पिरेशन का। सबसे पहले तो हम लोग इम्पोर्टेंस देख लेते हैं फर्मेंटेशन की। अच्छा, फर्मेंटेशन का मतलब ही ये होता है कि जिसमें क्या होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है एनारोबिकली, ठीक है, यानी कि एनारोबिक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स इससे आगे कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, दूसरा आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है एनारोबिकली, ठीक है। तो फर्मेंटेशन साइंटिस्ट ने खुद भी फर्मेंटेशन करके उन्होंने डिफरेंट हमारे पास मैनकाइंड को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। वो किस तरह से किए वो आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि अर्ली टाइम्स में साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते थे वो ऑक्सीजन के बगैर ही रेस्पिरेशन करते थे, यानी कि अर्ली टाइम्स में उनका ये ख्याल था कि कोई ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती थी। लेकिन और वो कहते थे कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे जब प्रेजेंट थे वो क्या करते थे, एनारोबिकली क्या करते थे, रेस्पिरेशन करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है भी, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिकली। उसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल्स आ जाती हैं फंजाई की, बैक्टीरिया की। तो एनारोबिकली भी साइंटिस्ट ने क्या किया है कि फर्मेंटेशन की है बैक्टीरिया और फंजाई की। वो किस तरह से किया, जिसमें एग्जांपल्स आती हैं, जिसमें बैक्टीरिया की अगर फर्मेंटेशन की जाए तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, चीज़ बना सकते हैं और योगर्ट बनाते हैं बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से। सिमिलरली यीस्ट की फर्मेंटेशन से क्या बनाते हैं, ब्रूइंग और बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसकी फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। सोया सॉस, जो कि ऑलरेडी आप लोग को तो आइडिया होगा सोया सॉस के बारे में, तो इसकी भी हमारे पास ये किस तरह से बनता है, फर्मेंटेशन होती है फंगस की। फंगस का नाम है एस्परजिलस। एस्परजिलस की फर्मेंटेशन होती है तो क्या बनता है, सोया सॉस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए हैं मैनकाइंड के लिए और फर्मेंटेशन की पावर्स को यूटिलाइज करके डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाई हैं साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा जितना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट के लिए इसको बस प्रिपेयर कर लें कि अगर इंपॉर्टेंस आ जाती है फर्मेंटेशन की तो आपने क्या करना है कि साइंटिस्ट का थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन दे देनी है कि किस तरह से मैनकाइंड की वेलफेयर में उसने बेनिफिट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया या फंजाई जो कि फर्मेंटेशन करते हैं एनारोबिकली उनको हम लोग कहते हैं एनारोब्स, ठीक है। सिमिलरली वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एरोब्स, ठीक है। एनारोब्स और एरोब्स में डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जिस तरह से हम लोगों ने मैकेनिज्म स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस का, इसी तरह से अब हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं रेस्पिरेशन का। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की प्रॉपर एक सीरीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने कि किस तरह से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी किया जा रहा है एरोबिकली, एनारोबिकली की बात नहीं हो रही, यानी कि फर्मेंटेशन की बात नहीं हो रही। एरोबिकली एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होती है ये अब हम लोग देखने लगे हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब वो 3 स्टेजेस तो एक्सप्लेन करने के लिए वैसे आप लोग की कन्वीनियंस के लिए एक्सप्लेन इस तरह से किया जा रहा है, हालांकि ये जो प्रोसेस होता है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि होता ही रहता है, ठीक है। प्रॉपर इस तरह से पहले एक होता है फिर दूसरा होता है, ऐसे नहीं होता, प्रॉपर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चलता रहता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इसमें स्टेज आती है ग्लाइकोलाइसिस की।
ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। जहाँ कहीं भी आप लाइसिस का वर्ड देखेंगे उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे क्या होनी है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी है। पहला स्टेप जब हम लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखा था, पहला फेज याद करें आप उसमें, तो हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और वो दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पायरुविक एसिड के, और ये हम लोगों ने यही फेज एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी देखा था। वो इसलिए ये वाला फेज दोनों में होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं होती, यानी कि ये वाला जो स्टेप है वो बगैर ऑक्सीजन के यूज किए बगैर ही ये स्टेप अकर होता है। ग्लूकोज क्या करता है, दो मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है पायरुविक एसिड के, ठीक है। ग्लूकोज इटसेल्फ 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब 3 कार्बन में हो रहा है चेंज तो ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, तो इसलिए दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या करना है, पायरुविक एसिड इस साइकिल में एंटर होने से पहले क्या करता है, खुद को पहले 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज करता है, यानी कि खुद तो वो 3 कार्बन कंपाउंड था, सबसे पहले उसने इस साइकिल में एंटर होने से पहले 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज होना है जिसका नाम है एसिटाइल को ए, ठीक है। एसिटाइल को ए में पहले चेंज होगा, उसके बाद क्या होता है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगी, और उसके बाद एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2। एटीपी का आपको पता है एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एनएडीएच का भी आपको पता है निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तीसरी हमारे पास आती है एफएडीएच2, इसका मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस साइकिल में एंटर होने से पहले, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें पायरुविक एसिड ने पहले एसिटाइल को ए में चेंज होता है। अच्छा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। क्रेब्स साइकिल भी पूरा एक साइकिल है, लेकिन वो आपकी बुक में क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसलिए मैं भी नहीं आपको पढ़ा रही। सिंपल आप बस ये याद कर लें कि इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 रिलीज होते हैं, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में, या फॉर्मेशन होती है, एक तरह से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2। अच्छा, थर्ड हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थोड़ी सी रिकॉल कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स पास करते थे। जब हम लोगों ने लाइट रिएक्शन स्टडी किए तो उस वक्त हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। सिमिलरली रेस्पिरेशन में भी वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसके अंदर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिलीज करते जाते हैं, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन पास होते होते एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। सेम इसमें भी यही स्टेप है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस स्टेप में क्या होता है, ये बात आपने गौर से सुननी है। अब यहाँ से NADH और FADH2 ये दोनों क्या करते हैं, इन्होंने रिलीज करना है इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन आयंस को। अब आप खुद कॉमन सेंस यूज करें, यहाँ पे रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की भी और हाइड्रोजन आयंस भी यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, यानी कि लूज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी इसकी NAD+ और ये बन जाएगा FAD+। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसे हम लोग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होते जाएंगे। जब वो इन कैरियर से पास होंगे तो वहाँ पे लूज करते जाएंगे एनर्जी को, और वो एनर्जी जब लूज होगी, सिमिलरली जैसा फोटोसिंथेसिस में लूज होती थी और बाद में क्या होता था, ATP की सिंथेसिस हो जाती थी। यहाँ पे अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आए हैं, एक तरह से एक NAD+ है, FAD+ है, ATP है। उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस, जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस कंबाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहीं से जो पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास
वाटर बना देंगे। ये 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास इसमें बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक और मैकेनिज्म का एक कह लें फ्लो चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस देखी है हम लोगों ने फर्मेंटेशन की, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एनारोब्स को देखा है, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ साइंटिस्ट की देखी है कि किस तरह से वो फर्मेंटेशन करते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया की बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग पावर्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंस आएगी तो आप सिंपल ये एनारोब्स की डेफिनेशन लिखें और साथ में ये साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन दे दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैकेनिज्म आ जाता है रेस्पिरेशन का, जिसमें हम लोगों ने 3 स्टेजेस पढ़ी हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने देखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में क्या करने हैं, सबसे पहले खुद को 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज करके एसिटाइल CoA बनता है, फिर उसके बाद इसमें एनर्जी इनकी फॉर्म में रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास फाइनल स्टेप होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पास करते हैं, ट्रांसफर होते हैं और हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन होगी। साथ में हमारे पास ATP की सिंथेसिस होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और लास्ट में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये वाला फ्लो चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। अब आपने ये गौर से सुनना है तो आपको पूरा मैकेनिज्म की समझ आ जाएगी। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ग्लूकोज की हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ATP है, इसकी क्या होनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और NAD की यहाँ पे रिडक्शन होती है। ATP की ऑक्सीडेशन हो रही है, ATP बनेगा, NAD की रिडक्शन हो रही है, NADH बनेगा। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि NAD की हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज करके क्या हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास पायरुविक एसिड के बनेंगे। पायरुविक एसिड के बाद साथ में इनकी फॉर्मेशन हो गई। पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले एसिटाइल CoA में चेंज होगा, 2 कार्बन कंपाउंड है, ATP, FAT, NAT को यूज करके कोएंजाइम में वही एंजाइम का हमारे पास जिसमें स्टार्टअप करना होता है रिएक्शन को, वो यूज किया, और कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADH, FADH2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर आगे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पायरुविक एसिड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, ये वाले सारे प्रोडक्ट्स बन गए। अब यहाँ से हमारे पास NADH और FADH2। अच्छा, ये जो सारे प्रोडक्ट्स बने, ये मैंने आपको अभी बताया कि क्रेब्स साइकिल बहुत लेंथी सा पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है। वो मैं आपको नहीं पढ़ा रही, सिंपल आप बस ये याद करें, इसमें ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास NADH और FADH2 को यूज़ किया, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि वाटर बनता है। साथ में हमारे पास ATP की सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हुई थी। इसके अलावा हमारे पास NADH और FADH2 की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई थी। ऑक्सीडेशन के बाद NAD और FAD यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन गए। ये पूरे हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे आके बन जाते हैं। जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन स्टार्ट की थी, आप रिकॉल करें, रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्ट्स हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस हुआ और वाटर यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टॉपिक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आई नो, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, नीचे कमेंट्स में पूछें। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहाँ पे जाए, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।